गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है सक्षम और सीवीड मिशन। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है, टिफाक, इन्होंने ये लॉन्च किया। दो मिशन लॉन्च किए हैं, सक्षम और सीवीड मिशन। तो सक्षम क्या है कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, तब ये रियलाइज़ किया गया कि जो माइग्रेंट्स हैं वो एक ही क्लस्टर्स में, जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वहीं पर सीमित रहते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, माइग्रेंट क्राइ अगर कभी मूवमेंट ऑफ जो है लेबर की ज़रूरत पड़े, तो उससे माइग्रेंट क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है। तो हम जो ये रूरल और अर्बन डिवाइड है, इसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम जो है माइग्रेंट्स को जो है वहीं पर उनके प्रॉक्सिमेट लोकेशन में ही उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो उसी के ही कंटेक्स्ट में बहुत सारे जो है मेजर्स लिए गए। उनमें से एक और मेजर लिया गया, जो कि है सक्षम श्रमिक शक्ति मंच। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक कौन होते हैं? माइग्रेंट्स। ठीक है। जो लेबर हमारा माइग्रेंट्स है, उनके जो है स्किल्स को मैप किया जाएगा और फिर उनको डायरेक्टली जो एमएसएमईज़ हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा। फिर जब ये डायरेक्टली एमएसएमईज़ जब लेबर के साथ, जो हमारी माइग्रेंट्स हैं, इनके साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके घर के पास ही मिल जाएंगी। ठीक है। ऐसा ये प्रेफर किया जाएगा कि जो है, जो उनके पास घर के पास जो एमएसएमईज़ हैं, वो ही उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे दे। ठीक है। उसके लिए एक तरह से एक पोर्टल बनाया गया है। समझ लो जैसे आपको naukri.com या Indeed.com, कोई भी जॉब पोर्टल्स हैं, वैसे ही ये उन्हीं की तरह है, बट ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट पोर्टल है ये। ठीक है। इसमें होगा क्या कि उनकी जॉब्स और उनकी जो जॉब्स और जो उनके स्किल्स हैं, उसके हिसाब से जो है उनको कनेक्ट किया जाएगा एमएसएमईज़ के साथ, ताकि उनको जॉब्स मिल सकें। ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का यूज़ करके उनको ऐसा कनेक्ट किया जाएगा एमएसएमईज़ के साथ। ठीक है। फिर उनको ये भी बताया जाएगा कि आपके आसपास कौन कौन से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और मार्केट में कौन से स्किल्स की जो है डिमांड ज़्यादा है। उसके हिसाब से उनको उनकी प्रॉक्सिमेट लोकेशन के आसपास जो है स्किल ट्रेनिंग के जो है प्रोग्राम्स, वो भी उनको अवगत कराया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आप जो है जो ट्रेनिंग है, वो स्किल अपग्रेडेशन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और ये सिंपल एक तरीका है बिल्कुल, जो है उनको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक्स भेजकर उनको रजिस्टर करेंगे और उसी के थ्रू ही जो है एमएसएमईज़ के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, श्रमिकों का भी फ़ायदा है और एमएसएमईज़ का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें से बीच में से मिडिल मैन निकल गया। ठीक है। नहीं तो जो क्या होता है कि एक जो बिजनेस को जो है जो है दिलवाने के लिए मिडिल मैन जो है बिजनेस से पैसे लेता होता है, कमीशन लेता होता है। सिमिलरली वो श्रमिकों से भी कमीशन लेता होता है। तो जब ये पोर्टल आ जाएगी, तो ये इन दोनों के बीच का जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। तो एलिमिनेशन से क्या होगा कि दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और इन दोनों को ही जो है ईज़ हो जाएगा, ताकि ये एक दूसरे को जो है सर्च कर सकें और जो है अच्छे लेबर उनको मिल सके और जो लेबर है उनको अच्छा जो है एम्प्लॉयर मिल सके। ठीक है। अब इसके की फीचर्स, आप ताकि आपको याद रहें, इसको मैंने बिल्कुल छोटे उसमें पॉइंट्स में यहाँ पर लिख दिया, इसको आप याद कर लेना। ठीक है। हम टारगेट क्या कर रहे हैं इससे कि 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स हम इससे फैसिलिटेट कराएं इस पोर्टल से। ठीक है। सीवीड्स, अब ये सीवीड्स ना आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे इसको खासकर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस बार इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जो है सीवीड्स की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करके इसके ऊपर एक मिशन निकाल दिया है, तो आपको सीवीड्स के ऊपर आपको इन्वायरमेंट में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस बार, क्योंकि देर इज़ अ वेरी बिग चांस, देर इज़ अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड फाइंड अ क्वेश्चन ऑन सीवीड्स दिस टाइम। ठीक है। तो ये सीवीड्स मिशन है क्या असल में? देखो, ये कह रहे हैं कि हम कमर्शियल फार्मिंग करेंगे सीवीड्स की, और उससे हम जो है नेशनल इकोनॉमी में जो है वो एक कंट्रीब्यूशन दिलवाना चाहते हैं, जो है सीवीड्स का की फार्मिंग से, हम इसकी हार्वेस्टिंग करके। ठीक है। अब देखो, जो ग्लोबल मार्केट है ना सीवीड प्रोडक्शन की, वो 32 मिलियन टन्स की है। ठीक है। जिसकी वैल्यू अराउंड 12 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और ये सारी की सारी जो है मार्केट, ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही जो है लोकेटेड है। ठीक है। जैसे चाइना देखो आप, 57% जो है वो सीवीड्स की प्रोडक्शन करता है। फिर इंडोनेशिया 28%, साउथ कोरिया जो है इसी तरह से
थर्ड नंबर पर है। और इंडिया का आप शेयर देख रहे हो लेस देन 1%, मतलब 0.01 से लेके 0.02%, सिर्फ इतना सा शेयर है इंडिया का। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो है हम भी ऑलमोस्ट 10 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास जो है सी वीड की कल्टीवेशन करें, जिस जो हमारा 5% जो है हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया बनता है 10 मिलियन हेक्टेयर्स, उस पर हम सी वीड की जो है वो फार्मिंग करें, जिससे हम 50 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब ये 50 मिलियन कैसे कैलकुलेट किया गया होगा? एक तो डायरेक्टली जो फार्मिंग करेंगे वो लोग, फिर जो इनडायरेक्टली समझ लो जो इसके अंदर सप्लाई करेंगे, जो इसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो लॉजिस्टिक्स में होंगे, बहुत सारे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हम 5 करोड़ लोगों को इससे हम रोज़गार दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। देखो ये क्या हो गया कि नेशनल जीडीपी में तो ये कंट्रीब्यूट करेगा ही, ऑफ कोर्स ओशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी इन्वायरमेंट में, उसको भी ये है टैकल करने में हेल्प करेगा। मिलियंस ऑफ जो है टन्स की जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी सीक्वेस्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। जब ये हमारे सीवीड्स हो जाते हैं, ये हमारी जो जो है अर्थ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसके भी सीक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ओशंस हमारे हेल्दी होंगे, और इवन जो हमारा बायोएथेनॉल है उसकी प्रोडक्शन में भी जो सीवीड है वो काम आते हैं। तो ऑलमोस्ट हम सोच रहे हैं कि 6.6 बिलियन लीटर्स जो है इससे बायोएथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अब टिफैक के बारे में देखते हैं। जो हमारा ये है टिफैक है, इसको कब बनाया गया? 1988 में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। हुआ क्या था कि 1983 के आसपास गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि टेक्नोलॉजी इज़ बूमिंग एंड वी हैव टू मैच अप विद दैट पेस। तो सारी मिनिस्ट्री और एजेंसीज़ को कहा गया कि आपको अगले 10 साल तक किस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, आप उसकी मैपिंग करके हमको आप अपनी डिमांड्स भेजो, और उसी के बेसिस पर जो है 1985 के आसपास जो है टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई। फिर उन्होंने जब अप्रूव किया तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद 1986 में जो है टीफैक को बनाया गया, और टीफैक जो है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी करी गई, और फिर वो फरवरी 1988 में इसको ये फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इंडिया की जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ये एक तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करता है। ठीक है, तो टीफैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका भी रिसेंटली जो है 34th फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया। सो इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है टियानवन मिशन। अब चाइना का जो ये मार्स मिशन है ये अभी रिसेंटली ऑर्बिट में एंटर किया है मार्स के, तो ये न्यूज़ में चल रहा है। अभी हमने कल देखा था होप मिशन, ठीक है, जो कि यूएई का था। अब ये टियानवन जो है ये चाइना का मिशन है। अब आप देख रहे हो ना कि ये सारे लाइन से एंटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे मिशन जुलाई में ही लॉन्च किए गए थे। जुलाई में क्यों लॉन्च किए गए थे? क्योंकि जुलाई में जो था वो पीरियड ऐसा था कि मार्स वॉज द क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एवरी कंट्री वांटेड टू यूटिलाइज दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और उसी टाइम पर इसीलिए उन्होंने, क्योंकि वो हमारे अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट आ गया था मार्स, और ये 2 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो सारी कंट्रीज़ ने अपनी लाइनअप की हुई थी इवेंट्स जो है मार्स के मिशन की, कि जुलाई में ही हम सब लॉन्च करेंगे ताकि जो है फ्यूल की सेविंग की जा सके। क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास आया हुआ है तो हमको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसीलिए जो है सारी कंट्रीज़ ने उसी मंथ में जुलाई 2020 में ही अपने सारे मिशंस को, जो मार्स के मिशंस थे उन सबको लॉन्च किया। चाइना ने अपना टियानवन को लॉन्च किया, यूएई ने अपने होप मिशन को लॉन्च किया, और नासा ने अपने परसिवरेंस मिशन को लॉन्च किया उस टाइम पर। ठीक है, चाइना का मिशन है क्या? इसका इंग्लिश में नेम है क्वेश्चंस टू हेवन। ठीक है, अब ये चाहता है कि जो मार्शियन सॉइल है, मार्स की जो सॉइल है उसकी थिकनेस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को वो स्टडी करना चाहता है। ठीक है, फिर मार्स की टोपोग्राफी, जियोलॉजी, इन सब को स्टडी करेगा। सरफेस मटेरियल कैसा है उसका, उसकी सॉइल किस चीज़ की बनी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को जो है ये स्टडी करने के लिए चाइना ने मिशन लॉन्च किया है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, अभी तो ऑर्बिट में गया ना सिर्फ, ठीक है, अब ये ऑर्बिट के बाद जब ये लैंड करेगा, अगर लैंड कर गया तो जो चाइना जो है वो थर्ड कंट्री बन जाएगी जो कि सरफेस ऑफ द मार्स पे जो है वो लैंड कर गई है आफ्टर यूएसएसआर एंड यूएस। तो चाइना ने ये पहले भी 2012 में ट्राई किया था यंगहुओ 1 के नाम से। ठीक है, रशियन स्पेसक्राफ्ट पे उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अर्थ के ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाया और वो कोलैप्स हो गया पैसिफिक ओशन में ही। ठीक है, तो ये उनका सेकेंड एक तरह से अटैम्प्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। तो अभी जो है
एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो हमारी लोकसभा में मूव की गई है अगेंस्ट जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो एक एमपी हैं महुआ मोइत्रा, उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ जो है रिमार्क्स जो है वो हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी थे, जो हमारे रंजन गोगोई जी थे, उनके अगेंस्ट कुछ उन्होंने टिप्पणी करी है। तो उसके लिए उनके ऊपर कहा जा रहा है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का जो एक मोशन उनके ऊपर लाया जाए और उनके ऊपर जो है ये एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रिविलेजेस होती क्या है। प्रोविजन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, यस, पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो है हमारे आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू जो इंडियन पार्लियामेंट वो दी गई है। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 194 में स्टेट असेंबलीज के कंटेक्स्ट में, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के कंटेक्स्ट में दी गई हैं पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इसको लिखोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और जो एग्जामिनर है उसे लगेगा कि यस यू नो अबाउट दिस टॉपिक एंड यू हैव fairly good idea that what is a privilege and what this breach of privilege means to what this breach of privilege actually means। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो राइट और इम्यूनिटी है। राइट्स होते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर के और जो हमारे जो है लेजिस्लेटर, जो हमारे एमपी या एमएलए हैं, उनके राइट्स, और उनको जो इम्यूनिटी मिली हुई है उनको बेसिकली ना एक तरह से हमने प्रोटेक्शन दी है कि उनके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, जो भी वो एक्शंस करते हैं या वो जो कुछ बोलते हैं एज पर देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़। ठीक है, तो हमने क्यों किया है कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन के टाइम पे उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके एक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उनको कुछ प्रिविलेजेस दी हुई है, उनको इम्यूनिटी दी हुई है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि बाहर से उनकी जो आउटसाइड जो हमारी जो है स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लेजिस्लेटर्स को या फिर लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं जो कि लेजिस्लेटर्स ही हैं या फिर लेजिस्लेचर को जो है सिविल या क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं कर सकते। आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो कोर्ट में मूव नहीं कर सकते फॉर समथिंग दैट एन एमपी और एन एमएलए हैज सेड इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो है चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली हो। ठीक है, लेकिन इसका अब्यूज ना किया जाए इस प्रिविलेज का। अब ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ कि जो उनको प्रिविलेज मिली है उसका दुरुपयोग किया गया। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो प्रिविलेज उनको मिली है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। कैसे दुरुपयोग किया है उन्होंने जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके खिलाफ कुछ रिमार्क्स जो है वो पास किए हैं। ठीक है, तो अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर मिली हुई है पार्लियामेंटेरियंस को, उसको उसकी डिग्निटी और जो है अथॉरिटी बनी रहे, उसको वायलेशन ना की जाए, उसके लिए जो है जो है स्पेसिफाइड जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता क्या है, वो जो है प्रिविलेजेस जो हैं या पावर्स जो हैं वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कोडिफाई नहीं किया गया। ठीक है, कोई मेंशन नहीं है ऐसा कि क्लियर मेंशन नहीं है या फिर कोई रूल्स ऐसे नहीं बने हुए हैं हमारे जो है कि जिससे हमें पता लगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज असल में होती क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा कुछ नहीं बताता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जो है हमने कन्वेंशंस बना रखे हैं। ठीक है, अब कन्वेंशंस बने हुए हैं कि अगर कोई ऐसा एक्शन या कुछ ऐसे वर्ड्स जो है यूज़ किए गए हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस या हमारे अब ये चीज़ देखो कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर भी आ सकती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और जो हमारे जो आउटसाइड जो समझ लो जैसे जर्नलिस्ट अगर कोई रिमार्क जो है वो हमारी पार्लियामेंट के बारे में बोल दें, या आपके और मेरे जैसे लोग अगर हमारी पार्लियामेंट या हमारी किसी स्टेट के असेंबली के बारे में बोल दें। जैसे आपको याद होगा कि रिपब्लिक टीवी के जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके खिलाफ जो है महाराष्ट्र में प्रिविलेज नोटिस आया था क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू की थी जो कि असेंबली की उन्होंने जो है डिग्निटी को वायलेट कर रही थी, तो उनके ऊपर जो है प्रिविलेज मोशन एक तरह से लाया गया था। ठीक है, तो सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आ सकता है और जो एमपी या एमएलए हैं उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। अब इस केस में देख रहे हो आप क्या है कि जो सिटिंग एमपी हैं उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स जो है वो पेश किए हैं जिससे किसी मेंबर ऑफ द हाउस के कैरेक्टर या उसके कंडक्ट पर जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस एक तरह से इस वाले जो क्लॉज के अंदर जो है उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो मोशन लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है इसका। अब रूल नंबर 2222 है जो लोकसभा का और रूल नंबर 187 है जो राज्यसभा का, उसके अंदर जो है प्रिविलेज जो है उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो अगर समझ लो
कि लोकसभा में अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट होता है और लोकसभा के मेंबर के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है, जैसे इस केस में तो ऑफ कोर्स वो राज्यसभा के मेंबर हैं जो हमारे चीफ जस्टिस पुराने हैं। तो अब चलो जो अगर वो लोकसभा के मेंबर होते तो क्या होता कि पहले स्पीकर के पास वो मोशन जाता, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। अगर तो वो उसको पहले स्क्रूटनाइज करते हैं कि यस इफ इट इज़ वर्दी टू एक्सेप्ट दिस मोशन और नॉट। अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर प्रिविलेज कमेटी जो है लोकसभा की उसको आगे भेजा जाता है। अब वो प्रिविलेज कमेटी जो लोकसभा की है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब सिमिलरली अगर आप ऐसा राज्यसभा के कंटेक्स्ट में देखो, जो कि अभी हमारा कंटेक्स्ट है, अब राज्यसभा के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जो चेयर कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो वो इसको सबसे पहले स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है। अगर उन्हें लगता है कि हुई है तो वो इसको आगे मूव करेंगे और फिर वो जो राज्यसभा में जो प्रिविलेज कमेटी है जिसको डिप्टी चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा है वो हेड करते हैं, और उसमें 10 मेंबर्स होते हैं, उसको उनको वो उस कमेटी को वो एक तरह से जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो मोशन है वो भेजा जाएगा और फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को लॉन्च किया, ठीक है, इनोग्रेट किया एक तरह से। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब ये समिट है क्या? ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो टेरी ऑर्गेनाइज करता है। ये अकेली ऐसी समिट है ग्लोबल इश्यूज पे जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में जो इश्यूज हो रहे हैं उसके लिए जो है वो ये समिट की जाती है, ठीक है। सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड में जो इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन के लिए जो है ये समिट की जाती है, ठीक है। फिर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ग्लोबल लीडर्स को, ठीक है, और जो प्रैक्टिशनर्स या फिर जो मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि वो डिस्कस कर सकें और डेलिब्रेट कर सकें क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जो कि यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि ग्लोबल कम्युनिटी का जो है वो बेनिफिट हो सके। अब 2001 में दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती थी, उसी का ही ये सक्सेसर है एक तरह से, ठीक है। इसी का ही जो है नेक्स्ट में अब ये चेंज होकर अब वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होने लग गई है, ठीक है। पहले इसको हम दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहते थे, क्योंकि अब ये ग्लोबल हो गई है तो इसको हम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहते हैं। अब टेरी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है। 1974 में इसको बनाया गया था, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम था पहले। 2003 में इसका नाम चेंज होके द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो गया। लोकल और नेशनल लेवल पर ये स्ट्रेटजीज बनाता है कि कैसे हम जो है एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में हम काम कर सकते हैं, कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता है, वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस को ये प्रमोट करता है। इसके ऊपर फोकस करता है, इसके ऊपर ये काम करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। अब डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वीकली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स टुडे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अपनी वीकली जो हमारी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेना, अपार्ट फ्रॉम दिस PDF ऑफ कोर्स। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।